फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों मार्केट में इस तरीके से नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। मार्केट में लगातार गिरावट होती हुई दिख रही है। स्पेशली आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में तो काफ़ी पिटाई हुई दिख रही है और अभी भी मार्केट काफ़ी बेरिश सा ही बना हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी हो क्यों रही हैं? क्यों एफआईआईज़ लगातार हमारे मार्केट से बाहर जा रहे हैं, फंड डेली सेलिंग कर रहे हैं? इसके अलावा ये माहौल जो अभी चल रहा है, ये कब तक रह सकता है? इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि आगे हमारा क्या कुछ अप्रोच रहना चाहिए और क्यों ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ में मार्केट में है, ये हो सकता है आप आगे चल के 3, 4, 5 सालों तक आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी दोबारा ना मिले। तो क्यों आपको इस अपॉर्च्युनिटी को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट का माहौल है, ये क्यों है? तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि एफआईआई जो है हमारे मार्केट से लगातार जो है सेलिंग कर रहे हैं, सेल करके पैसा यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। तो जिस वजह से हमारे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव सा हुआ पड़ा है। हालाँकि डीआईआईज़ उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं एसआईपी के थ्रू अराउंड 30,000 31,000 करोड़ के आसपास मंथली एसआईपी जो हो रही है इस समय। तो उसका काफ़ी सपोर्ट है, जिस वजह से मार्केट आप देखोगे जो निफ्टी वगैरह है वो उतना नहीं गिरा है, लार्ज कैप्स में उतनी गिरावट नहीं है। बट जो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, मिड कैप है, इन सारे शेयर्स में काफ़ी पिटाई हुई है। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो एफआईआईज़ है, ये लगातार सेल क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, एफआईआईज़ पहले तो आप ये समझो कि एफआईआईज़ हमारे मार्केट में आके इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? तो सीधी-सी बात है, उनको रिटर्न चाहिए, उनको ज़्यादा रिटर्न बनाना है, इसलिए वो हमारे मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा मार्केट क्या है कि छोटा मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। तो इमर्जिंग मार्केट एक तरीके से आप समझ लो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप बिज़नेस टाइप ही होते हैं, जिसमें कि बेस छोटा होता है और ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो जहाँ ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा है, तो अगर फास्ट ग्रोथ आएगा, तो रिटर्न भी ज़्यादा बनेगा। बट पिछले 1 डेढ़ साल से हमारे मार्केट में उतना अच्छा रिटर्न बन नहीं रहा है। अब एफआईआईज़ तो आया है यहाँ पे रिटर्न बनाने, बट उसको यहाँ रिटर्न मिल नहीं रहा है। ऊपर से जो उसको रिटर्न मिल भी रहा है, अगर वो उसको कैश आउट करता है तो रुपीज़ में रिटर्न मिलेगा, उसको फिर वापस से डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो वहाँ पे भी उसको मार पड़ती है क्योंकि डॉलर के कंपैरिज़न में हमारा रुपये पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी डिप्रिशिएट किया है, अराउंड 10% के आसपास। डॉलर भी कमज़ोर हुआ है, डॉलर भी नीचे आया है, बट डॉलर कमज़ोर हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा रुपये इतना ज़्यादा कमज़ोर हुआ है कि अराउंड 10% के आसपास डॉलर से आप कंपेयर करेंगे तो डिप्रिशिएट कर गया है। तो जो फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट है, जब वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, यूएस में सपोज़ ले जाते हैं, तो 10% से तो ऐसे ही उनका डिप्रिशिएट कर गया कैपिटल। उसके अलावा अगर आप दूसरी करेंसीज़ से कंपेयर करोगे, सपोज़ यूरो वगैरह से कंपेयर करोगे, तो वहाँ से तो हमारी करेंसी जो है अराउंड 25-30% के आसपास डिप्रिशिएट कर गई है। डॉलर भी डिप्रिशिएट किया है, कमज़ोर हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में। इस वजह से डॉलर से कंपेयर करने पे आपको रुपये लगेगा 10% के आसपास डिप्रिशिएट किया है, बट अगर यूरो वगैरह जैसी करेंसीज़ से आप कंपेयर करोगे, तो हमारा तो 25-30% के आसपास हमारा जो करेंसी है डिप्रिशिएट किया हुआ है। अब एफआईआईज़ का रिटर्न नहीं बन रहा है हमारे मार्केट में। हमारे मार्केट ने पिछले 1 डेढ़ साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया, जबकि आप दूसरे मार्केट्स देखोगे, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स हो, इवन चाइना जैसा जो बड़ा मार्केट है, जिसकी बड़ी जीडीपी है, उसने भी अच्छा खासा पिछले साल 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बट हमारा मार्केट काफ़ी पीछे है और दूसरे जो छोटे मार्केट्स हैं, आप वियतनाम का देख लो, ताइवान का देख लो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो हमारे मार्केट में तो रिटर्न के लिए आया है, बट रिटर्न उसको अपनी कंट्री में यूएस में भी अच्छा मिल रहा है। दूसरे जो ताइवान, वियतनाम है, चाइना जैसे मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो वो हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्ट करे? तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे यहाँ से फंड निकाल के या तो दूसरी कंट्री में ले जाए या अपने खुद की कंट्री में ले जाए। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में हमारे मार्केट में रियल में प्रॉब्लम क्या है कि जो रिटर्न नहीं बन रहा है, एफआईआई फंड निकाल रहे हैं, एफआईआई फंड निकाल रहे हैं तो रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉरी, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिस वजह से रुपये की और सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर की और डिमांड आ रही है, तो रुपये और कमज़ोर हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, उतना ही ज़्यादा उनके जो हमारे इन्वेस्टमेंट है हमारे मार्केट में, उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। तो देखिए इसका एक तो मेन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे जो जीडीपी है इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई है। पिछले 1 डेढ़ साल की जो नॉमिनल टर्म में अगर आप जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो वो काफ़ी उसकी फिगर्स कम हो गई। इतनी कम कि मतलब यूएस के आस-पास, मतलब यूएस इतनी बड़ी जीडीपी होके हमसे तेज़ ग्रो कर रहा है और हम उससे तेज़ नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। हम उससे धीमे ग्रो कर रहे हैं। ऊपर से हमारी जो ग्रोथ आ भी रही है, हमारी जो जीडीपी पे ग्रोथ आ रही है, रूपी डिप्रिशिएट करने से वो भी उड़ जा रही है। मतलब 10% से अगर आपकी करेंसी डीवैल्यू हो गई, तो आपका जो जीडीपी का साइज़ है, वही 10% से
श्रिंक कर गया, चूँकि उसकी वैल्यू ही जो है निकल गई, डिप्रिशिएट कर गई। तो एक तो प्रॉब्लम है कि हमारा जो जीडीपी में ग्रोथ है, नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ है, वो उसमें दिक्कत है। ऊपर से उसकी वजह से मार्केट में रिटर्न नहीं बन रहे हैं, तो फॉरेनर्स यहाँ से फंड निकाल रहे हैं, जिस वजह से हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट कर रही है। तो ये चीज़ें एक मतलब चैन की तरह काम कर रही हैं। एक दूसरे को ट्रिगर कर रहा है, दूसरा पहले को ट्रिगर कर रहा है, जिस वजह से मार्केट में लगातार गिरावट होती चल रही है। आप समझते हैं कि ये चीज़ें कब तक बनी रहेंगी? तो देखिए, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम तो है। कंज़म्पशन में डिमांड चली गई है, जो कंज़म्पशन की डिमांड है वो काफ़ी सुस्त हो गई है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट समझ गई, गवर्नमेंट के पास ये डेटा चला गया, मतलब ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना। तो गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लिया। इसीलिए देखेंगे आप कि लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का जो लिमिट है, उस स्लैब है, उसको ऊपर ले गई। वो इसीलिए ऊपर ले गई कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचे, जिससे वो ज़्यादा कंज़म्पशन में वो पैसा जाए और कंज़म्पशन आए, वापस से रिवाइव हो इकोनॉमी में। दूसरा, वहाँ से भी जब बात नहीं बनी तो आगे चल के गवर्नमेंट ने जीएसटी में भी कट दिया, अच्छा खासा कट दिया। तो जीएसटी में कट देने से क्या हुआ कि वापस से वही चीज़ कि चीज़ें सस्ती हो जाए, जिससे लोगों की कंज़म्पशन बढ़े, लोग ज़्यादा ज डिमांड आए इकोनॉमी में। इसके अलावा आरबीआई लगातार लिक्विडिटी बढ़ाने के मेजर्स ले रही है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़े। आरबीआई ने रेट कट्स भी दिए। तो ये सारे चीज़ें मेजर्स, ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो इसीलिए उठाए गए हैं कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, अ, इकोनॉमी में हमारे डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़े। तो इन चीज़ों के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं और ये सारी चीज़ें होंगी। बट ये क्या है कि कोई भी स्टेप अगर गवर्नमेंट लेती है, आरबीआई लेती है कुछ भी, तो ऐसा नहीं कि आज उसने स्टेप लिया, अगले दिन से उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों का रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक ये चीज़ें, इन चीज़ों का ट्रिगर नहीं आ रहा है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तब तक तो हमारे जीडीपी में थोड़ा-सा स्लो डाउन सा है। इस वजह से फॉरेनर्स यहाँ से बराबर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट जैसे ही हमारी इकोनॉमी में वापस से ग्रोथ आएगा और आएगा, उस जो चीज़ें अभी तक मेजर्स लिए गए हैं, उनका आपको जल्दी ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और हमारी इकोनॉमी में वापस से कंज़म्पशन में डिमांड आएगी। जैसे ही कंज़म्पशन में डिमांड आएगी, वापस से जो है जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स, जो नॉमिनल टर्म है, वो अच्छे नंबर्स आएँगे, अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे आपको और वापस से जो है फॉरेनर्स का जो अ, इन्फ्लो है, वापस से आएगा हमारे मार्केट में और उनका इन्फ्लो भी आएगा, साथ के साथ हमारे जो मार्केट्स हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अब मान लो अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको थोड़ी-सी ज़्यादा टेक्निकल लग रही हैं, तो मैं और ईज़ी वे में समझाता हूँ। आप ऐसे समझो कि जैसे-जैसे किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोग अपनी कंज़म्पशन की जो हैबिट्स होती हैं, वो अपग्रेड करते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करते हैं। अगर आपको ऐसे डेटा से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे ही सोचने की कोशिश करो, ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि आज से 10 साल, 15 साल पीछे आप जाओ और जो मास लेवल पे जो लोगों का मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का जो लाइफ़स्टाइल था, जो रहने का तौर तरीका था, जो उनकी कंज़म्पशन की हैबिट्स थी, वो आज भी वैसी है या बदल गई हैं? अब लोग ऐसे देखो, टू व्हीलर्स जो है ज़्यादा अपग्रेडेड टू व्हीलर्स ले रहे हैं, ज़्यादा हाई-फाई, ज़्यादा जो अ, हायर प्राइस इंट इंट पे हैं, ऐसे टू व्हीलर्स कंज़्यूम कर रहे हैं, ऐसे टू व्हीलर्स परचेज़ कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली जो है वो फोर व्हीलर्स अफ़ोर्ड करती हैं, मतलब लेने की कोशिश करती हैं और लेते भी हैं। लोग अपने घरों को अपग्रेड कर रहे हैं। आप 10 साल, 15 साल पीछे जाओ, घर किस तरीके से होते थे, अब घर किस तरीके से होते हैं। इसके अलावा लोगों का जो पहनावा है, लोगों का घूमना-फिरना, ट्रैवल टूरिज़्म का जो कल्चर है, ये सब चीज़ें आप देखो 10 साल, 15 साल में काफ़ी बदल गई हैं और आगे भी 10 साल, 15 साल के टाइम फ्रेम में काफ़ी बदल जाएँगी। तो होता क्या है कि जो कंट्री का जो एकदम एलीट क्लास है, एकदम ऊपर वाला जो रिच क्लास है, जो कि अल्ट्रा लग्ज़री गुड्स कंज़्यूम करता है, उसके जस्ट नीचे वाला जो स्लैब है, वो उसकी जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, सपोज़ जो अपर मिडल क्लास है, वो अपने आप को अपग्रेड करके अपनी लाइफ़स्टाइल को एकदम जो अ, अपर क्लास है, उसकी तरह बनाने की कोशिश करता है। जो लोअर मिडल क्लास है, उसकी जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, तो वो अपर मिडल क्लास में आने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हर जो कैटेगरी है, हर जो क्लास है, वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में होता क्या है कि आप देखोगे आगे 5 साल बाद, आगे 7 साल बाद, आगे 10 साल बाद, ऐसे लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है, लोगों का जो रहने का तरीका है, वो अपग्रेड होता जाएगा। तो उससे होगा कि कंज़म्पशन में डिमांड बढ़ेगी। मतलब आज जो लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, 5 साल बाद देखोगे इससे कहीं ज़्यादा लोग कंज़्यूम कर रहे होंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी, इकोनॉमी में डिमांड भी आएगी, जीडीपी भी ऊपर जाएगी। अब जब जीडीपी ऊपर जाएगी,
लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा तो होगा क्या? भाई जो लोग कंज़्यूम करते हो वही तो कंपनियों का प्रॉफ़िट होता है। कंपनी आखिर कमाती क्या है? जो आप खर्चा करते हो। तो लोगों का जब खर्चा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, लोग अपनी लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करेंगे तो ये जो खर्चा है वही तो कंपनी का प्रॉफ़िट है। तो कंपनियों की प्रॉफ़िट्स भी बढ़ेगी। तो जब कंपनियों की प्रॉफ़िट्स बढ़ेगी तो ये जो शेयर प्राइस होते हैं जो आप देखते हो जो कि हमारा रिटर्न बनता है मेनली तो लोग रिटर्न के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर ध्यान लोगों का केवल शेयर प्राइस पे रहता है। बट ये जो शेयर प्राइस है ये गुलाम होती है, इसकी अर्निंग्स की। तो अर्निंग्स आगे चल के कंपनियों की बढ़नी ही बढ़नी है और बढ़ी हुई अर्निंग की ये जो शेयर प्राइस ये गुलाम होते हैं, तो ये भी ऊपर की तरफ चलेंगे। अब बात करते हैं कि क्यों ये जो इस समय अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिख रही हैं, मार्केट में जो माहौल बना हुआ है, ये अगले 3-4 साल, 5 साल तक जब तक कि अगला बियर मार्केट ना आए, तब तक हो सकता है आपको ये दोबारा मौका ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि इस समय जो स्टॉक प्राइसेज़ हैं, आप देखोगे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं। कोई जो 100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे बिज़नेस, वो 50 पे पी मल्टीपल पे आ गए। जो 50-60 के पी मल्टीपल पे थे, वो 25-30 के पी मल्टीपल पे आ गए हैं। तो यही वो समय है कि आप देखोगे अगले डेढ़ 2 साल में आपको हेडलाइंस देखने को मिलेंगी कि ये शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दिया, ये शेयर मल्टीबैगर दिया। तो ये वो बेस क्रिएट हो गया है। यही वो बेस है जहाँ से आप अगर इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके जो शेयर्स हैं वो आगे चल के मल्टीप्लाई हो सकें 5x, 10x, 20x, 30x, 40x ऐसे रिटर्न आगे चल के 2, 3, 4 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम में दे सकें। होगा क्यों? क्योंकि पी मल्टीपल सस्ता है, सस्ते पी मल्टीपल पे बिज़नेसेस मिल रहे हैं, तो आप जब सस्ते पी मल्टीपल पे बिज़नेस को पकड़ोगे, कम पी मल्टीपल के बिज़नेस को पकड़ोगे, जिनमें की ग्रोथ है, तो जो आगे ग्रोथ आएगी, साथ के साथ पी में एक्सपेंशन होगा, तो वहाँ से आपका मल्टीबैगर रिटर्न बनेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है, ये एक बड़ा रिटर्न बनाने का अपॉर्च्युनिटी है आपके सामने। तो इसको आपको दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी हो सकता है अगले 3 साल, 4 साल जब तक कि आगे मतलब ये बियर से मार्केट बुलिश होगा। बुलिश होने के बाद वापस से जब तक बियरिश नहीं होगा मार्केट, तब तक आपको ये अपॉर्च्युनिटी देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे हैं कि जो मतलब ऐसे ही मतलब न्यूज़ सुन के चले आते हैं मार्केट में। कि अभी मार्केट में अच्छा रिटर्न बन रहा है तो दौड़ के स्टॉक्स खरीदना शुरू करेंगे। इक्विटी जब इक्विटी मार्केट परफ़ॉर्म करना बंद कर देगा तो वो दौड़ के फिर जब न्यूज़ में आएगी कि गोल्ड में इतना रिटर्न बन गया, सिल्वर में इतना रिटर्न बन गया तो वो वापस से दौड़ के जाएँगे, सिल्वर परचेज़ करने लगेंगे, गोल्ड परचेज़ करने लगेंगे। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स है ही नहीं, वो ट्रेडर माइंडसेट के हैं और उनका कभी भी रिटर्न नहीं बनेगा, वो जहाँ भी जाएँगे लॉस ही करेंगे क्योंकि उन्हें एक तो खेल पता नहीं कि उनका खेल क्या है, ऊपर से वो डेली अपना खेल बदलते रहेंगे। तो देखिए अगर आपको लाइफ़ में सक्सीड होना है तो आपको अपने खेल में मास्टर बनना पड़ेगा और अपने खेल को खेलते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज अगर मैं सपोज़ विराट कोहली के रन्स नहीं बनना है, क्रिकेट में उनके रन्स नहीं निकलना है, 2-4 मैच या 1 साल का टाइम फ्रेम बेकार चला गया, उनके रन्स नहीं निकले, वो क्रिकेट छोड़ के वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दे, फुटबॉल खेलना शुरू कर दे, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दे, अपना खेल ही बदल ले, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो खेल खेल रहे हो, आपको उसी खेल में बने रहना है, उस खेल में अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है। बट लोग करते क्या है कि लोग खेल ही बदलने लगते हैं। आज इक्विटी में रिटर्न बन रहा है, तो दौड़ के इक्विटी परचेज़ करना शुरू करनी इक्विटी मार्केट में आ जाएँगे। इक्विटी मार्केट बेकार हो गया, रिटर्न नहीं बना तो उनके लिए बेकार हो गया। तो ऐसे टाइम में वो सीखने के बजाय, पेशेंस बनाने के बजाय, वो क्या होगा कि दौड़ के दूसरे मार्केट में जहाँ रिटर्न बन रहा है, दौड़ के वहाँ जाएँगे। वहाँ पे भी टॉप पे खरीदेंगे और फिर जब वहाँ पे भी भाई देखिए, हर मार्केट में बबल क्रिएट होता ही होता है। जब भी यूफ़ोरिया क्रिएट हो जाता है, बबल हो क्रिएट हो जाता है और बबल क्रिएट होता है तभी पैसा भी बनता है, रिटर्न भी आपका तभी बनता है जब मार्केट में बबल क्रिएट होता है। तो जो इन्वेस्टर है, वो समझता है कि यहाँ बबल है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ बबल नहीं है। यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक इन्वेस्टर को समझ में आता है। बट जो ये ट्रेडर माइंडसेट के हैं, ये इनको कुछ नहीं समझ में आता है, ये सिर्फ़ हेडलाइन्स को चेज़ करते हैं। या आज यहाँ हेडलाइन आ गया कि यहाँ रिटर्न बन रहा है, तो दौड़ के वहाँ चले जाएँगे। आज यहाँ हेडलाइन में आ गया कि रिटर्न बन रहा है, दौड़ के वहाँ चले जाएँगे। तो ऐसे लोग जहाँ भी जाएँगे, उनका हाथ जलेगा, उनका रिटर्न नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट जो है, इस समय एकदम काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हो सकता है फरवरी में भी उतने ठीक-ठाक मार्केट में कुछ अच्छा ना हो, बट मार्च के बाद आप देखोगे मार्केट में आपको चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए। देखिए ये एग्ज़ैक्ट तो किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट मैं जो भी डेटा वगैरह एनालाइज़ करता हूँ तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मार्च के बाद से आप देखोगे मार्च से या मार्च के बाद से मार्केट में आपको चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।